हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर दूसरा टॉपिक जो कि है ब्रीजिंग बैरियर्स इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। देखो, तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि वो सभी को मिले। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया है कि जो राइट टू वोट है वो सभी को दिया गया है। देखिए, इंडिया की हम लोग अगर बात करें कि जो भी लोग 18 ईयर्स से प्लस है, ठीक है, चाहे उनके पास वेल्थ हो या नहीं हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी रिलीजन को हो, तो सबको ही क्या किया गया है, वोटिंग राइट दिया गया है। इसलिए बोला गया है यूनिवर्सल। तो अब बोला गया है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी कि सभी को वोटिंग राइट प्रदान करने में जो बाधाएं आती है, उस बैरियर्स को कैसे हम लोग जो है ओवरकम करने वाले, यानी कि जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने में, उन बैरियर्स को, उन बाधाओं को कैसे पार किया जाए। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराती है इंडिया के अंदर, वो कैसे नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आती है ताकि इनको क्या किया जाए, तो दूर किया जा सके। इसके बारे में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बताया गया है कि डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन देयर व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस। तो बताया गया कि एक जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी तभी जो है पनपता है या सही तरीके से चल पाता है, ग्रो कर पाता है किसी भी देश के अंदर, जब उस देश के सारे जो एलिजिबल सिटीजन्स है, यानी कि जो भी लोग वोट देने के काबिल होते हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, फ्रीली अपनी मर्जी से जो है और फेयरली सही तरीके से क्या करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आगे बताया गया कि वोटिंग इन इलेक्शन इज पावरफुल वे फॉर पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर विल। बताया गया कि वोट इलेक्शंस के अंदर जो वोटिंग कराए जाते हैं, ये काफ़ी पावरफुल तरीका होता है लोगों को अपने विल को दिखाने का। ठीक है, विल कहने का मतलब है इच्छा। तो लोगों का जो इच्छा है उसको एक्सप्रेस करने का जो सबसे पावरफुल तरीका होता है वो होता है इलेक्शंस के अंदर थ्रू वोटिंग। आखिर कैसे ये होता है इंडिया के अंदर में, इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले बताया गया कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, काफ़ी बड़ा कंट्री है और काफ़ी कम्प्लेक्स भी है। इसको समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, किसका, एलिजिबल वोटर्स का, इंडिया के अंदर वो यूके से 15 गुना ज़्यादा है, 15 टाइम जो है ज़्यादा है एलिजिबल वोटर्स इंडिया के अंदर। अगर एरिया के तौर पे बात किया जाए तो इंडिया जो है फ्रांस के 6 टाइम ज़्यादा है। एरिया की बात किया जाए तो क्या हमने बात किया, हमने बोला है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी डाइवर्स, एक कम्प्लेक्स कंट्री है। इसको समझाने के लिए जो है हमने दो एग्जांपल लिया। एक, अगर बात करें इंडिया के अंदर जो एलिजिबल वोटर्स है, वोट देने के काबिल जो लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन की, तो पता चलेगा आपको कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो एलिजिबल वोटर्स है उनसे 15 टाइम ज़्यादा है हमारे यहाँ एलिजिबल वोटर्स। और एक और टर्म में समझे, एरिया के तौर पे समझे, तो इंडिया जो है वो फ्रांस से 6 टाइम बड़ा है। यहाँ तक कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है यहाँ पे, वो भी एक चैलेंज है यहाँ पे कि कहीं पे पहाड़ वाला इलाका है, कहीं पे डिजर्ट वाला इलाका है, इस तरीके से। तो ये सारी जो है चैलेंजेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है फेस करना पड़ता है। बोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया के अंदर क्या करती है, इलेक्शंस कराती है, जिसके बारे में आगे इस चैप्टर में और पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये जो ईसीआई है, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव्स एसेसिबिलिटी मेजर्स जो है लाए हैं ताकि ये जो बैरियर्स है फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करने में, उसको ओवरकम किया जा सके, उसको हटाया जा सके और इंश्योर किया जाए कि जितने भी वोटर्स हैं वो सब वोट दे सके, कोई भी एलिजिबल वोटर जो है ना छूटे। तो सिंपल से आपको ये बताया गया कि इतना सारा चैलेंजेस तो है इंडिया के अंदर, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसका चैलेंज, ठीक है, पॉपुलेशन का उसका चैलेंज है, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा इंडिया है, वो भी एक चैलेंज है इलेक्शन कराने में।
तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे नए नए जो है तरकीब लेकर आती है, ठीक है, बहुत सारे नए नए कदम उठाती है, जिसके कारण ये जो बाधाएं हैं इनको रोका जा सके, इनको बाधाओं को दूर किया जा सके, और जितने भी लोग हैं उनको वोट दे, मतलब जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको अपना राइट एक्सरसाइज करने में हेल्प किया जाए। इसके लिए सारे जो इनिशिएटिव हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ट्राई करती है कि वो प्रोवाइड करे लोगों के लिए। आगे देखिए कि बताया गया है कि इलेक्टोरल ऑफिशियल्स ट्रेवल टू रिमोट लोकेशन टू इंश्योर एवरी सिटीजन कैन एक्सरसाइज देयर डेमोक्रेटिक राइट। फिर बताया गया कि हम लोग देखेंगे जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो लोग इलेक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है, कि इलेक्शन जो है सही तरीके से हो पाए, तो ये सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पूरे मतलब काफ़ी दूर वाला इलाका होता है ना, रिमोट एरिया कहने का मतलब है जो काफ़ी दूर दराज वाला इलाका है वहाँ तक पहुँच कर जाते हैं, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी सिटीज़न जो है वो छूट ना पाए, ठीक है, अपना जो राइट टू वोट का जो उनका अधिकार है उसको उसे मिले, इसके लिए वो पूरे दूर दराज वाले इलाके में भी जाते हैं। बात करें 2024 की, इन 2024 बताया गया कि 2024 में जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है इल्डरली एंड पीपल विद डिसएबिलिटीज़ कुड कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम होम। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लाया था जिसके तहत 2024 में पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसे लोग जो काफ़ी बुजुर्ग हैं या उनको कोई डिसएबिलिटी है, हो सकता हो पैर नहीं हो तो दूर तक नहीं जा सकते होंगे, ये लोग भी जो है घर से ही क्या कर पाए थे, वोट दे पाए थे। यहाँ तक कि पोस्टल वोटिंग ऑप्शन भी जो है अवेलेबल कराया गया था कुछ वोटर्स के लिए, और भी नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी जैसे कि ब्रैली इनेबल्ड वोटर कार्ड, ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, ठीक है, जिनके अंदर व्हील चेयर, रैम्प्स, ये सारे चीज़ों को जो है उपलब्ध कराया गया था। तो सिंपल बोला गया है कि हाँ, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए क्या किया गया था, ब्रैली इनेबल्ड वोटर कार्ड लाया गया था। ब्रैली सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो उसी सिस्टम का यूज़ करके जो है वोटर कार्ड बनाया गया था कुछ लोगों के लिए। यहाँ तक कि ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट सिस्टम भी बनाया गया था कि अगर कोई आदमी है उसको व्हील चेयर का फैसिलिटी चाहिए तो वो आदमी क्या कर सकता है, ऐप से जो है रिक्वेस्ट डाल सकता है, व्हील चेयर जो है उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वो जा करके क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ये सारी तरीके हैं जो इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लाया था ताकि इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से जितने भी लोग हैं सारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट दे पाए, इसके लिए। फिर डोंट मिस आउट हमें समझना है, इसको भी समझ लेते हैं। डोंट मिस आउट में बताया गया है कि एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है 10th सेंचुरी से, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो डिस्क्राइब करता है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो उस टाइम पीरियड पे 10th सेंचुरी में जो है एक काफ़ी बढ़िया सिस्टम होता था, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है होता था उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। उस सिस्टम के बारे में जो इसमें बताया गया है, बोला गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते थे, मतलब जो लोग जो है इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते थे, उनका क्या किया जाता था, पाल्म लीफ के जो टुकड़े हैं उन पे जो है उनका नाम लिख दिया जाता था और उनको एक पॉट में जो है पॉट में रख दिया जाता था और उसको क्या कर दिया जाता था, सील कर दिया जाता था। ऑन दिस सिलेक्शन डे, और जिस दिन सेलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन डे भी मतलब समझ सकते हो कि रिजल्ट डे जिस दिन होता था, उस टाइम पे किसी यंग बॉय को बुलाया जाता था और उसको सबके सामने जो है पब्लिकली ओपन कराया जाता था उस सील को। उसके बाद जो है उसमें से पाल्म लीफ को जो है रेंडमली एक बाई एक जो है करके निकाला जाता था और एक जो कोई भी रेस्पेक्टेड आदमी होता था, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर आदमी कोई होता होगा जिसको समाज में बहुत ज़्यादा लोग जो है इज्जत करते होंगे, बहुत अच्छा आदमी जिसको मानते होंगे, तो वैसा आदमी जो है क्या करता था, शो करता था अपना एम्प्टी हैंड, मतलब अपना खाली हाथ पैर दिखाया था पब्लिक को, और उसके बाद जो है हर नाम को क्या करता था, रीड करता था कि हाँ इस नाम को सिलेक्ट किया गया, इस नाम को सिलेक्ट किया गया। तो इस सिस्टम के बारे में जो है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पे बताया गया है। अब देखो क्लास 8 के अंदर जो है एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन हो रहा है सूर्योदय स्कूल के अंदर, उसके बारे में बताया गया, बोला गया है कि ये फर्स्ट टाइम है कि एनुअल इलेक्शन हो रहा है किसका, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, जो क्लास को क्या करेगा, एक स्कूल के अंदर जो स्कूल में मीटिंग्स होंगे उसमें टीचर्स होंगे, स्कूल मैनेजमेंट होगा,
उनके साथ अपने क्लास को जो है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसी का इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शंस में पार्ट लिया है किसने? अहमद, गुरमत और रबी ने। ये 3 लोग हैं जो इलेक्शन में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और उनकी जो क्लास टीचर है मिसेस उषा, वो क्या है, एज अ इलेक्शन ऑफिसर जो उनको अपॉइंट किया गया ताकि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हो, और जितने भी रूल्स इलेक्शंस के अंदर जो है जरूरी होते हैं वो सारे फॉलो हो इसके लिए। तो यहाँ पे ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सब लोग जितने भी कैंडिडेट है, जैसे कि अहमद है वो प्रॉमिस करता है कि हाँ स्कूल को और प्ले ग्राउंड को क्लीन रखेगा। गुरमत जो है ये भी कुछ हेल्प कर देगा कि हाँ वो क्या करेगा, जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके, उनको अच्छे पढ़ाई में जो है हेल्प करेगा। कैसे? तो एक सिस्टम बनाएगा पीर कोचिंग और म्यूचुअल सपोर्ट का, कि सारे लोग जो एक दूसरे का नॉलेज जो एक साथ शेयर करेंगे और इस तरीके से जो है एक अच्छा जो है लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इसका रवि भी क्रिएट करते हैं कि हाँ स्कूल में जो है एक क्लास टाइम टेबल होना चाहिए अलग से जो है आर्ट करिकुलम के लिए, जिसके अंदर म्यूजिक, थिएटर्स, विजुअल आर्ट्स को लिए जो है मौका देना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद जो है तीनों लोग जो है कंपेन करते हैं, अपना अपना प्रचार करते हैं। ठीक है, अहमद पोस्टर्स लगाता है, गुरमत क्या करता है नोटिस बोर्ड में जो है कुछ लिखता है क्लासमेट्स के लिए, और जो रवि होता है वो क्या करता है लंच टाइम में जो है म्यूजिक परफॉर्म करता है ताकि अपने आइडिया को जो है प्रमोट कर सके। और जो इलेक्शन ऑफिसर होती है मिस उषा, वो क्या करती हैं, इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है और सुनिश्चित करती है कि सारे लोग जो है वो समझ जाए कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग प्रोसेस कैसा होता है, कैसे काम करता है। और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी आदमी जो है किसको वोट कर रहा है ये पता नहीं चले। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो प्रोसेस होगा वो प्राइवेट और फेयर रहेगा। उसके बाद बोला गया कि हाँ वोटिंग बूथ को सेट किया जाता है क्लास के कॉर्नर में। क्लास के कॉर्नर्स में जो है वोटिंग बूथ लगाया जाता है जहाँ पे लोग जाकर के जो है अपना अपना वोट देंगे। तो वोटिंग डे आता है, सारे लोग जो है वोट दे देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट डे पे। रिजल्ट डे पे क्या होता है कि आफ्टर ऑल 33 वोट जो है कास्ट होते हैं। ठीक है, 33 वोट जो है मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो मिस उषा होती है वो कॉल करती है मिस शिवा को दूसरी क्लास से काउंटिंग प्रोसेस को विटनेस करने के लिए। वन ऑफ द बैलेट पेपर वॉज नॉट मार्क्ड, और एक जो बैलेट पेपर था उसमें किसी पे मार्क नहीं किया गया था। हाँ कि मतलब एक्स वाई जेड जो है ऐसा नाम दे दिया गया था, तीनों लोगों के लिए सिंबल दे दिया गया था। तो एक जो बैलेट पेपर था उस पर किसी पे मार्क नहीं था, इसीलिए उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। द रिज़ल्ट अनाउंस होता है। उसके बाद अहमद को 8 वोट मिलते हैं, गुरमत को 12 और रवि को 10 वोट। यानी कि गुरमत जो है सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो उसको जो है नया क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है, और वो अपने क्लास को थैंक करती है और प्रॉमिस करती है कि जो भी कमिटमेंट उसने किया है उसको वो फुलफिल करेगी। और अहमद और रवि भी जो है तो उसको कंग्रेचुलेट करते हैं और ऑफर करते हैं अपना सपोर्ट। तो इस तरीके से जो है ये इलेक्शंस कराया जाता है। देखो और भी कुछ बातें हैं यहाँ पे आपको याद रखना है, डोंट मिस आउट में बताया गया है कि मान लो कि आप उसमें से एक स्टूडेंट हो और आप किसी को वोट नहीं करना चाहते हो, ना ही अहमद को, ना ही गुरमत को, ना ही रवि को, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? तो बताया गया कि कुछ कंट्रीज है इंडिया जो एक एडिशनल ऑप्शन देते हैं नोटा का। नोटा कहने का मतलब है नॉन ऑफ दी अबव। ये ऑप्शन अलाउ करता है वोटर्स को कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन सबको ही आप रिजेक्ट कर दो अगर कोई उनसे सेटिस्फाई नहीं है तो। इट डज़ नॉट चेंज द रिजल्ट, इससे रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नोटा पे जो है मेजोरिटी आ गया तो वो री इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। भले ही ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, बट एक मैसेज यहाँ से जाता है कि लोग जो है जितने भी खड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनसे डिससेटिस्फाई है। ठीक है, और वोटर्स जो है बेटर चॉइस का उम्मीद करते हैं, ऐसा मैसेज जाता है। याद रखेंगे कि नोटा एक क्वाइट बट पावरफुल टूल है डेमोक्रेसी के अंदर, नोटा। इस तरीके से आप अगले लेक्चर्स में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।